अभय दुबे, देखिए आशुतोष का कहना है कि नहीं, सीट बंटवारे में पेंच ज़्यादा बड़े नहीं आने वाले हैं। उन्होंने बिहार का, यूपी का, भी हम यूपी पर चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र वगैरह का जिक्र किया। एक सॉर पॉइंट वो कह रहे हैं वो पंजाब है। पर जब सीटों का बंटवारा होगा और हमें इंडिया गठबंधन की तासीर को भी समझना होगा। एक राष्ट्रीय पार्टी है, अब वो आम आदमी पार्टी कह सकती है अरे हमारा नाम क्यों नहीं लिया, उसको भी चलो दो मान लो, वो दरअसल दो प्रदेशों तक सीमित है। तो क्षत्रपों को राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के बात करनी होगी ना, कि आपने एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई हुई है, मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं, बाकी 4 लोग हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश। यूपी में कोई गठबंधन होना होगा तो राहुल और अखिलेश ही उस पर मोहर लगा पाएंगे ना। आप ये 5 लोग कोई उदयवीर सिंह के साथ बैठ के या जावेद अली के साथ बैठ के थोड़ा कर पाएंगे? या गलत सवाल पूछ रहा हूं? नहीं, ठीक पूछ रहे हैं आप। देखिए, ये आप तो जो सीटों का तालमेल है उसकी व्यवहारिकताओं पे सवाल उठा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। इसमें देखने की बात यह है कि हम सब लोग जिन्होंने अभी तक चर्चा की है, संजय जी को छोड़कर सब लोग अपनी राय दे चुके हैं। सब लोग इस इच्छा से प्रेरित हैं कि विपक्ष का गठजोड़ मजबूत बने और 2024 में नरेंद्र मोदी की भाजपा को करारी टक्कर दे। और वो हमने जो एक आदर्श चित्र बना रखा है कि एक ऐसा गठजोड़ जो कि बिल्कुल एकदम एक दूसरे से जुड़कर बिना किसी विवाद और टक्कर के आगे बढ़े, मतलब जो है उसकी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है इसमें। इससे सीधा लगता है कि हम लोग उनसे गलत अपेक्षा कर रहे हैं। मैं भी आपके मंच पे लगातार इस विषय पे बोलता रहा हूं और हम सब लोग आमतौर पर हम सब लोगों की राय एक सी रही है। बल्कि अपेक्षा शब्द भी नहीं है, अपेक्षा नहीं, हम तो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, मेरा कहना है राजनीतिक विश्लेषण के पीछे हमारी गठबंधन है, एक एनडीए, एक इंडिया, कौन क्या कर रहा है हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। आपकी बात सही है, हमारी कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं। मेरी है मैं ये कहता हूं, मेरी है और मेरी मान्यता है कि हम और लोगों की भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 की लड़ाई एक तरफा ना हो, इसलिए कांग्रेस गठबंधन के साथ उससे जबरदस्त रूप से टकराए। और वो जो उसका तरीका है काम करने का, वो उसमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। आशुतोष जी इतने ज्यादा निराश नहीं है, लेकिन अगर वो जिस तरह से हम लोग चलाना चाहते तो आशुतोष जी को भी खुशी होती कि उस तरीके से चलती। इन्होंने दिखाया ये है कि ये पुराने शैली की राजनीति कर रहे हैं। ये सुस्त कदमी के साथ चलेंगे, ये आपस में भ्रम भी होगा, टकराव भी होगा और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जिस काम को मैं सबसे पहले करने के लिए कह रहा था वो उन्होंने आज तक नहीं किया, लगता वो सबसे आखिर में करेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, उसका जिक्र ही नहीं है कहीं दूर दराज तक। किन मुद्दों पर साथ आए हो, जब तक देश को ये नहीं पता। अब तो फिर जब हमने एक बार ये देख लिया कि ये इसी तरीके से आगे चलेंगे, तो हमें जरा इनकी शर्तों पर भी इनकी समीक्षा करनी चाहिए, बजाय इसके हम अपनी शर्तों पर इनकी समीक्षा करें। और उस लिहाज से हम देखें तो आशुतोष जी ने जो कहा है वो मोटे तौर पे मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि कई जगहों पर हमें गठजोड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जहां पर गठजोड़ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है उसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि शायद वहां उन्हें गठजोड़ की जरूरत नहीं महसूस हो रही, वो ज्यादा बेहतर राजनीतिक स्ट्रैटेजी होगी। अब बंगाल को देखिए, बंगाल में मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अधीर रंजन चौधरी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये बात सही है, और वो बोलते भी बहुत ज्यादा हैं और अजीब तरीके का बोलते हैं, ये आशुतोष जी की बात सही है। लेकिन अगर नहीं होती है आपस में, कोई गठजोड़ नहीं होता है, तो हो सकता है कि टीएमसी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी अगर हो वहां पे, जो होगी ही निश्चित रूप से, तो वो भाजपा के ध्रुव पे ना जा पाए अगर इन लोगों में थोड़ा अलग अलग लोग चुनाव लड़ें। तो ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसलिए हम लोगों को 15 से 20 तारीख तक, जो कि लगता है कि इनके गठजोड़ जगह जगह हो जाएगा, वहां पे तब तक हम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए 15 से 20 तारीख जब आप कहते हैं, मेरा सवाल ये, महासंक्रांति भी है 14 तारीख को जी, उसके बाद कहीं फालतू की क्रांति ना हो जाए 14 से पहले, क्योंकि 14 को राहुल गांधी निकल जाएंगे मणिपुर। देखिए, राहुल गांधी की मोहर के बिना तो कांग्रेस की तरफ से डील सील नहीं होगी। नहीं, वो तो खैर राहुल गांधी से वो संचार क्रांति हो चुकी है, वो इजाजत ले लेंगे और वो उन्हें बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। वो जरूरी है राहुल गांधी शारीरिक रूप से उपस्थित हों, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि जब वो यात्रा करेंगे तो जाहिर है उनसे सहमतियां तो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस की डिफेक्टो नेता तो वही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका काम करने का तरीका यही रहेगा। हम इन्हें एक
दूसरे किस्म के ड्राइविंग और मोड में डाल रहे नीतीश कुमार हैं, इससे पेंच- ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाएंगे। पेंच डाल रहे हैं क्या? अरुणाचल में उम्मीदवार की घोषणा देखिए, कर दी, जो 3 अभी- की कर दी, बिहार में 17-17 जिस- और बाकी कांग्रेस को जिस 4 का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आ सिनारियो रहा की है। बात अभी विजय भाई कर रहे थे, नीतीश कुमार खुद भी एक बहुत ही जटिल किस्म की शख्सियत हैं। वो इन सब नेताओं में सबसे ज्यादा पेचीदा शख्सियत नीतीश कुमार ही हैं। अब अगर वो सीपीएम के कार्यक्रम में वहां जा रहे हैं तो हम इसकी समीक्षा इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई बिहार में तृणमूल कांग्रेस तो उनके लिए जरूरी है नहीं, बिहार में तो उनके लिए वामपंथी दल जरूरी हैं। अब वामपंथी ज्योति बसु जो वामपंथियों के इतने बड़े सिरमौर नेता रहे, अगर वो उनकी उसमें नहीं जाएंगे तो बिहार में वामपंथियों से उनके संबंधों पर सवाल उठ सकता है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनकी हम लोग अब इसमें एक चीज समीक्षा कर सकते बताइए, हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी और ईडी जो ये 3 जमाई विपक्ष कहता है कि भाई सरकार के बने हुए हैं, हमारे पीछे छोड़ रखे हैं। कल जो हुआ और उसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस की तरफ से भी जो निशाना साधा गया पश्चिम बंगाल सरकार पर, वहां की कानून व्यवस्था पर, तो ये ईडी की कार्रवाई पर भी कि भाई मजबूरी में अब सबको साथ आना पड़ रहा है, उसमें भी पेंच आ गए हैं क्या? देखिए, जो ईडी के साथ हुआ मैं भी उसका समर्थन नहीं करता हूं। जो केंद्रीय एजेंसियां जाती हैं जांच पड़ताल के लिए, उनके साथ हिंसा होना निश्चित रूप से गलत है और वो उसके फलितार्थ कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान कीजिए, जिन दिनों ईडी इतनी प्रभावी नहीं थी, सीबीआई खूब छापे मारती थी, उन दिनों विपक्ष की कई सरकारों ने सीबीआई को अपने प्रांतों में आने पर रोक लगा दी थी। हाँ, वो लगा उसमें सकते ममता हैं, बनर्जी पर भी थी, ईडी पर उसमें ऐसी रोक अशोक लगा नहीं सकते। नहीं, उसमें अशोक गहलोत भी थे। अब ईडी छापे मार रही है। अब मई तक तो कुछ नहीं होगा, लोकसभा चुनाव होंगे। मई के बाद जो भी राजनीतिक संतुलन बनता है, राजनीतिक समीकरण बनता है, उसमें अगर भाजपा केंद्र में आती है, जिसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो फिर विपक्षी सरकारों को सोचना होगा कि ईडी का क्या किया जाए, क्योंकि ईडी को तो केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं की और सरकारों के खिलाफ छोड़ विपक्षी दिया। एका जो बन रही थी ईडी छापेमारी के खिलाफ, उसमें भी दरार आ गई है कि मेरा सवाल ये था। देखिए, विपक्षी ईडी की छापेमारी के खिलाफ एका होना एक अलग बात है, और ईडी के खिलाफ एक हिंसक कार्रवाई हुई है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये विपक्षी गठजोड़ केंद्र में सत्ता का दावेदार है, तो वो ईडी के खिलाफ हिंसा का समर्थन करके तो केंद्र में सत्ता की दावेदारी नहीं कर सकता है। सवाल यह है कि विपक्ष को बैठ के देखना होगा कि अगर वो विपक्ष में ही रहते हैं मई के बाद में, तब वो ईडी का क्या करेंगे। उन्होंने सीबीआई से निपटने की कुछ रणनीति बनाई थी, उसमें वो एक तरह से सीबीआई को रोकने में एक हद तक सफल भी रहे। ईडी को वो कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें उनको राजनीति करने नहीं दी जा रही है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।